हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी जो है एमटीएस की जो फॉर्म आई है और इसका जो एग्ज़ाम जो है अप्रैल में निर्धारित है, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उससे के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग एक सीरीज के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थात जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं या एसएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम देते हैं उन सब के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन एग्जामों में, क्योंकि क्वेश्चन के अधिकांश क्वेश्चन के रिपीट होने की उम्मीदें होती हैं, तो और होते भी हैं, इसलिए यह सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग यह जो है 2 अगस्त 2019 का पेपर होगा और इसमें जो है हम लोग जीके जीएस का जो सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन इस तरह से किया जाएगा ताकि जो है कि इससे संबंधित और भी जो प्रश्न पूछे जाएँ तो उसे आप आसानी से हल कर पाए उन्हें। तो आइए हम इस 19 का है और इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी व्यक्ति भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो विकल्प है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का निषेध करता है। अर्थात यह अनुच्छेद कहता है जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी पर वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 अर्थात अनुच्छेद 15, यह जो है भेदभाव से संबंधित है। अब देखते हैं शेष अनुच्छेद को। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 11 जो है यह भाग 2 का अनुच्छेद है संबंधित, यह नागरिकता संबंधी जो है यह अनुच्छेद है। यह जो है क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में जो है व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित इसमें प्रावधान निहित है। अर्थात यह कहता है कि सरकार कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है यह कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो गया विकल्प 4 अर्थात सिल्वर फाइबर जो क्रांति है जिसका संबंध जो है कपास से है। इसी प्रकार जो है गोल्डन फाइबर क्रांति भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि गोल्डन फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा आपके जूट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय मानक समय की गणना डैश है यहाँ पर के क्लॉक टावर से की जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है या जो क्लॉक टावर है किस स्थान पर अवस्थित है वहाँ से की जाती है। तो आप जानते हैं कि भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास अवस्थित है। वहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर स्थान है वहाँ अवस्थित है। तो यही क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हुआ कि भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है, तो वह है मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के नैनी के निकट स्थित स्थान है। और जो भारत मानक समय है यह जो है आपका 82.5 डिग्री है और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि ग्रीनविच रेखा से जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है आरती सिंह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका आरती सिंह होगा। इन्होंने 29 सितंबर 1959 को जो है इंग्लिश चैनल पार की थी और उन्होंने यह जो है 16 घंटे 20 मिनट में 42 मील की दूरी तय कर जो है सैंड गेट पर जो भारत का झंडा लहराया था। ठीक है, तो इस उपलब्धि प्राप्त करने वाली कौन थी? आरती सिंह थी। इसलिए जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह थी आरती सिंह और इन्होंने 1959 में यह सफलता प्राप्त की थी और इन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। ऑप्शन है आपका एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंचुरियन बैंक, एक्सिस बैंक।
तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक जो है या कर दिया गया है। ठीक है, यह जो 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक का नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक कर दिया गया है। और एक्सिस बैंक से पहले जो यूटीआई बैंक थी यह जो है 1993 में जो है यह अहमदाबाद में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब जो है जो एक्सिस बैंक है यह जो है 2007 से यह कार्यरत है, जो पहले यूटीआई के नाम से ये थी। इसका मुख्यालय जो मुंबई में अवस्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग गठन की घोषणा की? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका जो आपका उत्तर हो गया जनता पार्टी हो गया। जनता पार्टी अर्थात 1978 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। केंद्र में मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की, जिनका काम था कि अब पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करेंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए जो है। ठीक है, प्रथम जो पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था यह जो 1953 में किया गया था काका कालेलकर कमेटी जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय में जो है दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। मोरारजी देसाई देश में सबसे अधिक जो है बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि बिकमिंग का लेखक कौन है? इसका जो ऑप्शन है आपका झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो जो बिकमिंग है इसके लेखक जो है मिशेल ओबामा है। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 3 हो गया, मिशेल ओबामा जो है बराक ओबामा। यह जो बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी जो पत्नी है और यह बुक जो है उन्हीं पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार रहा और उसके बाद जो व्हाइट हाउस में एक स्वास्थ्य अभियान के दौरान भी एक माँ के रूप में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसमें इस बुक में यह जो है इस चीज संदर्भित है। तो बिकमिंग के जो लेखक हो गई यह जो है हो गया मिशेल ओबामा। तो इसका आपका उत्तर हो गया ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राष्ट्र पक्षी है? ऑप्शन है 4 राज्य, 2 में है 5, 2 और 3। तो यह जो है वर्तमान में 3 राज्यों के यह राष्ट्र पक्षी के रूप में जो है यह प्रसिद्ध है। अर्थात जो इंडियन रोल जो है इसे जो है हम लोग नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है ब्लू जे कहते हैं या इंडियन रोलर कहते हैं। तो यह जो है वर्तमान में किस राज्य के जो राष्ट्र पक्षी है? तो यह उड़ीसा के है, कर्नाटक के है और तेलंगाना के हैं यह राष्ट्र पक्षी है। तो इस प्रकार ये कितने राज्यों के राष्ट्र पक्षी हो गया? 3 हो गया। जब आंध्र प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था अर्थात 2 जून 2014 को जो तेलंगाना का गठन हुआ है उस समय तक जो है आंध्र प्रदेश का यह राष्ट्र पक्षी था। लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश ने इससे जो है बदलकर अब जो है वह चिलुका, राम चिलुका या गुलाब चक्रा का तोता जो होता है उसे जो है अपना राष्ट्र पक्षी बना लिया है। तो अब आंध्र प्रदेश का राम चिलुका हो गया या उसे गुलाब चक्राकार तोता भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में यह जो है उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना में जो है इंडियन रोल जो है राष्ट्र पक्षी के रूप में है। अगला प्रश्न है कि श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालू जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रोंकी, सिलिया, बिली या एलिवोली। तो यहाँ जो है आपका उत्तर है इसका जो आंसर होगा सिलिया। इसे जो सिलिया कहते हैं यह एक रोम जैसी संरचना होती है जो एक पंक्तिबद्ध रूप में होती है जो बलगम या इसके फंसे हुए पदार्थों को गले तक पहुँचाने में यह सहायक होती है। प्रत्येक कोशिका में लगभग 300 तक सिलियाएँ जो हैं यह पाई जाती हैं। इसे जो है हम हिंदी में पक्षाम्बिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाम्बिका भी कहते हैं इसको जो है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प बी हो गया जो है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया? देखिए करेंट से क्वेश्चन है तो इसे जो है आप करेंट वाले इशू पर ध्यान रखेंगे, विशेषकर यूनेस्को से लेकर जो भी करेंट अपडेट हो उसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जब यूनेस्को की कोई आती है तो उस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट में रानी की बाव, द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई, अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर, ली कार्बूसियर के वास्तु शिल्पीय कार्य। ये जो है इनके जो यह क्वेश्चन है कि यह 2018 में यूनेस्को में किसे शामिल किया गया, तो यह जो है इसका जो ऑप्शन है आपका 2, क्योंकि द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई है, इसे 2018 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, अब जो है रानी की बाव जो है इसे जो है 2014 में, जो गुजरात में अवस्थित है, इसे 2014 में शामिल किया गया था। अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक है इसे जो है शहर है, इसे जो है 2017 में शामिल किया गया। और ली कार्बोसियर वास्तुशिल्प जो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं, इन्हें जो शहर को बसाया है इन्होंने, इसे जो है 2016 में शामिल किया गया था। इस प्रकार यह जो प्रश्न के हिसाब से जो इसका जो उत्तर हुआ यह हो गया 2, कि द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई जो 2018 के यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोटक का कारण बनती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन और मीथेन। तो आप जानते हैं कि कोयले की खानों में जो विस्फोटक गैस के रूप में देखते हैं, कभी आग लग जाती है, विस्फोट आवाज़ होता है, तो ये सब जो कारण होते हैं, इसका जो मेन कारण होता है मीथेन गैस। कौन होता है? मीथेन गैस। जो मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, एग्जाम में इसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह एक जो है ग्रीन हाउस गैस है, और इस ग्रीन हाउस गैस में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात ग्रीन हाउस गैसों में यह मुख्य गैस है, जो अब वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हम देखते हैं, तो यह जो है उसमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान इनका पाया जाता है। जो यहाँ ब्यूटेन की चर्चा है, ब्यूटेन देखिए, जब लोग सिगरेट पीने वाले जो जलाने के लिए जो लाइटर का प्रयोग किया जाता है, उसमें इस ब्यूटेन गैस जो है उसमें भरा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइटर यूज करते हैं सिगरेट जलाने के लिए, उसमें जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ उत्तर होगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है। यह करेंट से क्वेश्चन है, या तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ जो दिया है 0.15, ये जो है ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन उस समय के हिसाब से, जो करेंट बेस में ये क्वेश्चन था उस के हिसाब से, तो उस समय यह ऑप्शन के हिसाब से इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ जो है इसे हम स्टार के रूप में देखेंगे, क्योंकि इसका कोई उत्तर इस समय जो है 17 पॉइंट कुछ जो है एक कृषि क्षेत्र का योगदान था जीडीपी में जो है। ठीक है, आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार जो है कृषि का योगदान जो है 18.8 हो गया। कितना है? 18 पॉइंट जो है 8 हो गया, 18 पॉइंट जो है 8 हो गया है। और जो द्वितीय क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, इसका जो है आपको 28.2 है, और सेवा क्षेत्र का योगदान है देश के जीडीपी में जो है वो 53% है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ कृषि क्षेत्र पूछा है, तो अब जो है एग्जाम हो तो उसमें अपडेट पूछे, या द्वितीय क्षेत्र का करके पूछे, या सेवा क्षेत्र का योगदान पूछे, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार जो है इसका जो कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है 18.8%, और द्वितीय क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका जो है अगर योगदान होगा तो 28.2 हो जाएगा, और सेवा क्षेत्र का 53% हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। अर्थात क्वेश्चन है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो उत्तर होगा यह जो होगा हिमाचल प्रदेश। अर्थात यह जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हालांकि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी प्रसिद्ध और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उद्यान अवस्थित है, जिसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान वो भी जो कुल्लू में है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। सिमलबारा जो हिमाचल प्रदेश का ही है, लेकिन वो जो है सिमरौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि जो भावई है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भावई जो है यह राजस्थान का यह जो है लोक नृत्य है। यह जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है यहाँ की। यह पुरुष है, महिला कलाकार बहुत से मिट्टी के बर्तनों, पीतल के घड़ों को अपने सिर पर रखकर जो है इसमें संतुलन बनाकर जो है यह नृत्य करते हैं। तो यह भावई जो कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया आपका जो है यहाँ विकल्प 4 हो गया जो है।
कहा जाए कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी और एम.एस. स्वामीनाथन। नीली क्रांति की बात कही जा रही है, अर्थात जो नीली क्रांति हुई थी यह किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसके जो जनक के रूप में जाना जाता है तो इसे जो है हीरालाल चौधरी को जो है इनका जनक माना जाता है। और इनके जो है इन्होंने 10 ऐसे कहें इसे 10 जुलाई 1957 को जो है मेजर कर्व के लिए जो है प्रेरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। और जो है इसलिए जो है इनको जो है नीली क्रांति का या जनक कहा जाता है। वर्गीस कुरियन जानते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित है, और जो एम.एस. स्वामीनाथन इन्हें जो है इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीस कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाते हैं, क्योंकि इनके कारण जो है दूध में आशातीत की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शतरंज, हॉकी, टेनिस, स्नूकर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 दिव्येंदु बरुआ जो है वह शतरंज खेल से संबंधित है। यह जो है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। स्वामीनाथन के बाद जो है विश्वनाथन आनंद है, उनके बाद जो है इन्हें जो दूसरे स्थान माना जाता है 1983 में इन्होंने पहली बार जो है भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद के बाद जो है दूसरे जो भारतीय और शतरंज ग्रैंड मास्टर है, यह जो है इनका नाम ये दिव्येंदु बरुआ के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार इनका संबंध जो हो गया शतरंज से हो गया जो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? ऑप्शन है रामागुंडम, रावतभाटा, नरौरा और कल्पकम। तो इसमें देखें तो आपका जो रामागुंडम है यह जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। क्या है? यह परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, अर्थात यह जो है थर्मल पावर स्टेशन के रूप में यह जाना जाता है। यह थर्मल पावर स्टेशन है, यह परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। यह कहाँ अवस्थित है? तो तेलंगाना में अवस्थित है। बाकी जो तीनों शेष दिए गए हैं ये परमाणु पावर स्टेशन है जो है। ठीक है, कल्पकम जो तमिलनाडु में अवस्थित है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और रावतभाटा जो राजस्थान में अवस्थित है जो। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? अर्थात यहाँ वर्ष दिया हुआ है 1930, 1942, 1932, 1940। तो आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसमें महात्मा गांधी इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, और इस आंदोलन को जैसे 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी और उसके कल होकर ही जो है 0 आवर लगाकर जो है उस समय देश के जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका सबसे ज़्यादा इसमें ये देखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि करो मरो का नारा किसने दिया और किस आंदोलन के दौरान दिया, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और किसने दिया तो इसे ध्यान में रखेंगे कि यह महात्मा गांधी ने दिया, और करो मरो का नारा दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर, आदि कुमेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और चेन्नकेशव मंदिर। तो इसका जो उत्तर है आपका विकल्प 1 जो कैलाश मंदिर है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह जो है 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। इसे जो है राष्ट्रकूट प्रथम द्वारा जो है इसे बनाया गया था। एक राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो है निर्मित मंदिर है, इसे कैलाश मंदिर। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया जो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और जैसे आदि कुमेश्वर है, यह जो है चोल शासक द्वारा बनवाया गया था जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। बृहदेश्वर मंदिर यह भी जो है चोल राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था जो कि यह तमिलनाडु में अवस्थित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। चेन्नकेशव मंदिर, इसे जो है बृहदेश्वर मंदिर से लेकर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। कहाँ अवस्थित है, किस वंश के द्वारा बनाया गया था और किस राजा ने बनाया? तो राजा प्रथम जो थे बहुत उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था। चेन्नकेशव मंदिर यह जो कहाँ है तो कर्नाटक के बेलूर में अवस्थित है। इसे होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार जो है यह आपका जो उत्तर हो गया इस प्रश्न का विकल्प 1 हो गया कैलाश मंदिर। और शेष विकल्पों के भी बारे में जाने जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण यह जो है क्वेश्चन है उससे संबंधित जो ऑप्शन है इस सबको ध्यान में रखें, क्योंकि इसे आगे प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं।
कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? संगीत है, साहित्य है, पत्रकारिता है और नृत्य है। तो जो सरस्वती सम्मान है यह जो है साहित्य से संबंधित है, यह जो है साहित्य से संबंधित है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है यह साहित्य से संबंधित है। यह जो है बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह जो प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था सरस्वती सम्मान, यह जो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। और 2022 का जो पुरस्कार था 2021 का 2022 में दिया गया है, वह है रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ, क्योंकि कविता संग्रह के लिए दिया गया है। 2023 में के लिए जो है इस सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई है, किसके? संजय अलंग को जो है घोषित किया गया सरस्वती सम्मान देने के लिए, जिन्हें 2022 का सम्मान मिलेगा 2023 में। और यह जो है ये प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक साहित्यकार हैं और एक इतिहासकार हैं। ठीक है। तो और इस पुरस्कार के तहत जो है 15 लाख रुपये दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है, उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिएड में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम नेपल्स इटली में आयोजित हुआ। देखिए ये करेंट से क्वेश्चन है और इस तरह के करेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करेंट में भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न दिया हुआ है इससे पता चलता है कि करेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। यह जो है 2019 के प्रश्न है और उस समय के हिसाब से यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है इसमें ऑप्शन है आपका दूती चंद्र, पिंकी परमानिक, हिमा दास और शांति सौदड़ा। तो इसका जो उत्तर है आपको दूती चंद जो है हो गया। यह भारतीय धावक दूती चंद जो है, इन्होंने जो जुलाई 2019 में जो है यह 100 मीटर के दौर में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने यह जीता था जो है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया। कहा जा रहा है कि डैश जो है काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, यह क्या कहलाता है? कहने का मतलब यह है कि यह जो अध्ययन दिया है जैसे एथनोबॉटनी, ये सब किससे संबंधित है? इस प्रश्न को इनडायरेक्ट ऐसे पूछने का संदर्भ है, इसलिए इसने डैश लगा दिया है। कह रहा है कि काई की तरह के पौधे की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है यह। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी जो काई की तरह के जो प्राचीन पौधे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है इसके तहत जो है। ठीक है। और जो है अब देखते हैं कि ये तो इसके आंसर हो गए। अब देखते हैं कि शेष को, जैसे एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी को देखते हैं। तो एथनोबॉटनी जो होता है लोक वनस्पति विज्ञान होता है। यह जो है लोक और वनस्पति के बीच संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग जो है इसे कहते हैं। तो इसको हम लोग लोक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जो ये पैलियोलॉजी है यह पूरा विज्ञान होता है, यह पूरा विज्ञान है। यह जो है अतीत की वस्तुओं के बारे में इसके हम अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी जो है, डेंड्रोलॉजी जो है काष्ठीय पौधे का अध्ययन से संबंधित है। ये होगा इसके चारों जो विषय से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जिस तरह से पूछा गया है तो इसे उम्मीद है कि आगे जो शेष ऑप्शन है इसे आप ध्यान से रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो आपका उत्तर हो गया विकल्प 2 ब्रायोलॉजी। लेकिन शेष के बारे में भी हम लोगों को जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? आपका विकल्प है तारापोर समिति, राधा कृष्ण समिति, बलवंत राय समिति और स्वर्ण सिंह समिति। तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो अनुशंसा की थी वह है स्वर्ण सिंह समिति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया, यह स्वर्ण सिंह समिति हो गया। इनके सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो है। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 4। अब देखते हैं शेष विकल्पों को। तो इसमें देखेंगे तो जो तारापोर समिति है ये जो है पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता से संबंधित है जो है, ये जो है। ठीक है। और इन्होंने जो 1997 में जो है इनका जो गठन रिपोर्ट जो है इन्होंने सौंपा था। राधा कृष्णन समिति जो है इनका संबंध जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है जो है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति जिनका जो गठन 1957 में हुआ था, और यह जो पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहा जाता है या वास्तुकार कहा जाता है, या इनके सिफारिश के आधार पर ही जो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय लागू की गई है। जो भी देश प्रचलित है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी, इन्हें जो है पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी वास्तुकार, कभी जनक, और इनकी सिफारिश। कभी पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या 2 स्तरीय की सिफारिश की। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे।
यह जो है बलवंत राय समिति का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। कहा कि अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? सरफराज खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। तो अलीवर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। यह अलीवर्दी खां का यह नाती था सिराजुद्दौला, और यह जो है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके शासनकाल में बंगाल में जो है अंग्रेज़ों का लगभग जो है पूरे भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो है शासन स्थापित हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला के समय एक चीज़ और याद रखें कि सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो युद्ध हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी जो है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे जो है। अगला और अंतिम प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है अमीर खुसरो, इसे जो है कहा भारत के तोते के रूप में जाना जाता था। अर्थात सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। इन्हें वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक मौलिक संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने फारसी में कविताएं भी लिखी, हिंदी में भी उनकी कई कविताएं हैं। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो तराना और जो शास्त्रीय ख्याल है उनके लिए भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया का विकल्प 3 हो गया अमीर खुसरो। अब देखते हैं शेष को, जैसे तानसेन हो गए, तो यह जो है संगीतकार थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे जो है। इनका मकबरा ग्वालियर में है। इनसे लेकर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे वो कहाँ अवस्थित है, तो ग्वालियर में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इब्न बतूता जो मोरक्को निवासी थे, और यह जो है कहाँ आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। जियाउद्दीन जो ये बर्नी है, ये इतिहासकार भी हैं और राजनीतिक विचारक थे। ये जियाउद्दीन बर्नी जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में यह के समय के थे, और इन्होंने जो है इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वह है तारीख़े फिरोज शाही। क्या है? तारीख़े फिरोज शाही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों इस सीरीज के तहत जो हम लोगों ने जो सेट स्टार्ट किया है, जो 2019 का ये फर्स्ट जो पेपर है जीके जीएस का, इसमें टोटल 25 क्वेश्चनों का एक्सप्लेन किया गया है। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो इससे जो जुड़कर इसके फ़ायदा उठाएं और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और जुड़े रहें हम लोगों के साथ। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए